आ जाओ। क्या होता है एम्फीबोलिक पथ। अच्छा देखो, ये पथ माने क्या होता है ना, रास्ता। ऐसे किसका किसका निर्माण होता है उसी के बारे में हम लोग को जिक्र आज करना है। एम्फीबोलिक पथ में किताब में आप देख रहे हैं। सर्वप्रथम पहले इसको समझा दें कि यहाँ से देखो 3 वस्तुएं हम लोग लेते हैं अपने जिंदगी में। अच्छा तुम लोग खाते हो तो बासा खाते हो। बासा किसमें मिलता है बताओ? बासा किसमें मिलता है? डालडा ना खा लो, घी ना खा लो, घी में रोटी लगा खाती है ना। रोटी में घी लगा, वह दूध में रोटी चाहे दूध माने वही बात है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? और गन्ना ग्रस में पाया जाता है। प्रोटीन, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन। अरे बा, जितना अधिक मांस पाया जाता है सोयाबीन में ना पाया जाता। सोयाबीन तो फल हो गए ना, अब मांस तार जंतु हो गए जानो। और दूध में मात्र 4% पाया जाता बताए थे तुम लोग। खान से बता रहा था ना, मांस में केवल वैसे पाया जाता है। बहुत झूठ बता रहा था, प्रोटीन पाया जाता है मांस में सबसे अधिक। तो खान से रखना मेरे सब सही थोड़े बता सकते हैं, बता सकते हैं नहीं ऐसा बात हो रहा है कि सही, लेकिन गलत भी तो नहीं बताएंगे। जो जानेंगे वही बताएंगे। किताब से पढ़ेंगे वही बताएंगे, और क्या। हम लोग भी किताब से पढ़ेंगे तो वही बताएंगे। तो हमने की रीडिंग कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि यूट्यूब पढ़ाते कुछ ही पढ़ा देंगे, उनका काम आता है। यूट्यूब पे सही रहता है ना, ऐसा थोड़ा बात है सही बात, ऐसा थोड़ा ही सही है। तो क्वेश्चन साल भर पहले रोड का पूरा सही रहेगा का? अपना जाने में लोग सही बात सर्च करे थे जैसा है तो। हाँ तो वही बात है। कार्बोहाइड्रेट, बासा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। लेकिन तुम लोग के ध्यान रखना बहुत मजबूत तरीके से। अब देखो बासा अम्ल जो होता है क्रिया करके, बासा अम्ल माने पढ़ाई एकदम तुम लोग IAS में बैठना चाहिए है। कहोगे कहाँ बैठाते हैं सर? तुम लोग बेंचों पर बैठते हैं। हाँ तो बासा हो गया, बासा अम्ल और ग्लिसरॉल होगा। ई देखो डायरेक्टली ग्लिसरॉल से क्या बन रहा है? एसिटाइल को एंजाइम ए। तो कार्बोहाइड्रेट ले लो, कार्बोहाइड्रेट से बनता है सरल शर्करा। जाओगे ना तुम लोग पढ़ाओगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे सरल शर्करा। उदाहरण देखो ग्लूकोज, उदाहरण ग्लूकोज के सूत्र बोलो सब लोग। ऐसे बनता है। फिर आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट, 6 फास्फेट। फिर इसके बाद से बनता है फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, फ्रैक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, बाईफास्फेट। और फिर यहाँ से आपका बनता है का ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है। फिर आगे प्रक्रिया बढ़ी 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 और तब बनता है पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल कब याद करोगे इसको बताओ? किस दिन मुझे सुनाओगे बताओ? टाइम ले लेके सुनाना पड़ेगा। प्रोटीन किससे मिलकर बना था बताओ? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल किसे कहता है बताओ? अमीनो अम्ल जिसमें ना NH2 और कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कितना पढ़ती है? जो लिखा है याद नहीं रहता, बता सब याद है, याद नहीं रहता। सब कल प्रशंसा कर रहे थे कि वो लड़की बहुत पढ़ती है। देखो गंध होता है झूठे झूठे गौन कर बताती है आपका चाहिए। एसिटिल, एसिटाइल, स्टाइल लिख दो को एंजाइम। ये एंजाइम का, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम रासायनिक एंजाइम और फिर उसके बाद से केवल चक्र की यहाँ से शुरुआत होती है और फिर अंत में किसका निर्माण हो जाता है? जल का निर्माण होता है। जल यहाँ पर बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी जो आता है ना ये वाला बसा वाला, ये भी पायरुविक अम्ल में एसिटिल को एंजाइम।
अब इसको समझने का पहले प्रयास करो, कल पूरा तुमसे सुनेंगे, तिवारी जी पूरा याद कर लेना, याद ना होगी एकदम याद। सुनो देखो बाबू सब लोग, देखो एम्फिबोलिक पथ क्या होता है? तो जो पदार्थ होते हैं हम लोग जो ग्रहण करते हैं तो 3 रूपों में शरीर के अंदर जाता है, एक वसा, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन। तो जब वसा शरीर के अंदर जाता है तो ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। ग्लिसरॉल के सूत्र जानते हो? याद कर लो आज, CH2OH, CHOH, CH2OH, साधारण नाम ग्लिसरॉल होगा इसका। IPAC नाम कौन बताएगा? एल्कोहल का ही है, साधारण नाम ग्लिसरॉल, साबुन में बना था, याद करिए। IPAC नाम क्या होगा इसका? अरे 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो। अब कोई भी IPAC नाम आप उससे फंसना नहीं चाहिए। तो पहले 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखो, क्या लिखो? प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई आल। ट्राई आल क्यों लिख रहा है? आल क्यों? 3 गो OH है ना, तो इसके लिए ट्राई लिख दो, और OH का क्या लिखते हैं? आल। तो 1 प्रोपेन, 1 2 ट्राई आल आपका। तो देखो हमने शरीर में वसा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? डल्ला खा लो, घी खा लो, तेल खा लो, मूंगफली खा लो, खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ, नारियल में पाया जाता है, सही कह दिया, लड़की खाती है नारियल। जो आने वाले टाइम में जो बच्चे में बहुत सुंदर होगा। हमने कहा मिलेगा, हमने डाले भाषा को जिंदगी कटता है, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल हुआ, ये कल्पना खाती है, तुम खाती, हमने कहा डाले भाषा जिंदगी बीतना। हाँ, अब यहाँ से सीधे बनेगा एसिटिल को एंजाइम, एसिटिल को एंजाइम, एक प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट, आलू खाते हो? चावल में कौन विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, एकदम सही लड़की बोली। हाँ चलो माने विटामिन ए आप बोले हैं, सही है। चावल में विटामिन ए पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद से जो हमेशा चावल खाएगा उसका आँख खराब नहीं होगा, ये जान जाना। और चावल नहीं खाती इसीलिए गायब है, तो तुम्हारा आँख के चश्मा लग गया है ना। अब चावल नहीं खाती है क्या? तो आँखिया का कनेक्शन है सिर से बाहर। अगर नहीं तू रात खूब सोच लिया, बाप रे बाप का हो ही रह जाता है, सुबह लाइटिंग ना हो, यानी लाइटिंग का भी कनेक्शन सीरियस है, ही जान जाना। टेंशन रहेगा तो लाइटिंग साफ नहीं होता। आपको खुश रह और सुबह उठ के तन बॉडी बनावा, मारी कड़ाक दिन को लेकर। हाँ तो आपका कार्बोहाइड्रेट से बनता है सरल शर्करा से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ग्लूकोज से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। फिर इसके बाद से बनता है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फास्फेट, फिर पायरुविक अम्ल से बनता है एसिटिल को एंजाइम। तब अंतिम में कैब चक्र में प्रक्रिया जाती है, और जानते हैं कैब चक्र में जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। वहीं आप ले लेंगे प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल से बनता है पायरुविक अम्ल, फिर पायरुविक अम्ल से बनता है एसिटिल को एंजाइम। और इस पूरे पथ को हम लोग कहते हैं एम्फिबोलिक पथ। बात समझे? थोड़ा सा इसमें एसिटिल को एंजाइम क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र जब में जो प्रक्रिया होला ना, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तुम सांस लेती है, कौन गैस लेती है? ऑक्सीजन। अगर जितना भोजन के पाचन होता ना, जितना भोजन के तुम पाचन देख रहे हो किसके द्वारा हो रहा है? ऑक्सीजन के द्वारा। ऑक्सीजन ग्रहण मत करो ना, भोजन का पाचन नहीं होगा। हम बताए थे कि अगर एंजाइम पूरा निकाल दिया जाए, जितना भाई एंजाइम भाई निकाल दिया जाए, तो एक बार खा ले तिवारी जी तो 50 साल तक पहुँचबे ना करी। कितना अच्छा बात रहेगा, लेकिन जी नहीं पाएंगे आप। जीने के लिए एंजाइम चाहिए। शराब बनाने के लिए जाइमेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। उन्हें शराब बनबे ना करी, सड़ा करके बनाया जाता है। तो पी के देखिए कितना मजा आता है। हाँ एक बार में सब याद हो जाए, गुण खाली तू देखो कोई तो ये नजर आई बासा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तभी आगे तक खाली भले गुण नजर आता है। तब लिखो, तभी लिख लो, तब इसको लिखो। वह पथ लिख लो तब न आधा दिक्कत वो तो भगवान ही जानते हैं भाई, अल्लाह जानते हैं। चलो कहोगे ना, सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की मात्रा या आयतन तथा ली गई ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात को सांस गुणांक कहते हैं। सिंपल से परिभाषा सुनो, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े नहीं और सांस लेने में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करने के अनुपात को सांस गुणांक कहते हैं। मान ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, और नीचे रहेगा ऑक्सीजन का आयतन। तो सांस में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े ना, हाँ, और प्रक्रिया नहीं अनुपात को
बट्टा में रहेगा, बट्टा में बट्टा। चलो लिखो, किसी जीव द्वारा CO2 को बाहर निकालने के आयतन तथा O2 के ग्रहण करने के आयतन के अनुपात को सांस गुणांक कहते हैं। सांस गुणांक कहते हैं। ऐसे संक्षिप्त में RQ कहते हैं। R का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, Q का मतलब होता है क्वाटेंट। क्वाटेंट माना होता है गुणांक। तो लिख लो सांस गुणांक। सांस मत लिखते ना, सांस गुणांक। खूब बढ़िया से तैयारी करना बायोलॉजी। कल का पेपर तुम लोग आपसे निकल रही है, कल बना देगा। नहीं आ पाती है, तो आना चाहिए ना। तुम्हारी भी तबीयत खराब हो गई। होने तो तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब होने से अपने कर्तव्य अपनी जिंदगी को नहीं ना तुम बदल सकते हो। कहाँ अगर तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होता था कि नहीं समझे। अब एक सवाल तुम लोग को लगाना है, मान लो लगा लोगे, बोलो। बायोलॉजी में सवाल आता है? अरे सवाल बहुत आता है। पहला आपका है शर्करा का नाम सुने? शर्करा के, शर्करा का मतलब तो जब खाती है तो नाम क्यों लेती है? C6H12O6 जिसको जिंदगी में यूज नहीं, उसका नाम लेने से क्या फायदा ना। मीठा कहते हैं, मीठा। अब बताओ कितने लोग बता सकते हैं सांस गुणांक इसका कितना होगा? निकालना होगा तो कितना आएगा? बायोलॉजी में सवाल आ गया, सोचना कि सर राज से कहना सर क्या बायोलॉजी में सवाल आ सकता है, तो कहेंगे कि नहीं आ सकता। आ गया। सांस गुणांक निकालो। सर सीसी का फुल फॉर्म बताइएगा। क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल, कलर चेंज। मतलब लिखवाने में ना लिखवाते हैं तो कहते हैं जब हेडिंग आता है तो कलर पड़ता है कि दूसरे पेन से लिखो, तो हम सीसी बोल देंगे तो समझ जाना कलर चेंज। अरे क्यूबिक सेल आ जाएंगे। आरसी बोलेंगे तो नीले पेन से लिखेंगे। BC आरसी कलर चेंज। सीसी मतलब नहीं, RC में R में तो रेड होता है ना। नहीं, आरसी मतलब कि कलर चेंज जिस ना मतलब सीसी वाले कलर चेंज। हाँ आरसी मतलब तो BC कहते होंगे ब्लू कलर। सर बंद कर दो। नहीं। चलो सांस गुणांक आ जाओ, सांस गुणांक हाँ खत्म करो। तो सांस में क्या होगा ना, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को 6 और नीचे ऑक्सीजन कितना 6, 6 से 6 कैंसिल है आंसर। समझे? कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर लिखा ना शुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड कितना 6 होगा, ऑक्सीजन कितना 6, तो 6 बटा 6 काट दे हो गया। जल ग्लूकोज बस CO2 और जब जो जरूरत है तो नहीं यूज करोगे, नोट कर ले इसको। नहीं जरूरत का निकल। चलो तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं ना कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं और कितने कितने क्या निकल रहे हैं ऑक्सीजन, और बाकी किसी से मतलब है नहीं आपको। बात समझे? अच्छा एक और रिएक्शन बताओ, एक और रिएक्शन दें आपको। मिटा दो ऊपर वाला। नीचे जब तुम लोग पढ़ोगे नहीं, पाठ पढ़ाया जाएगा, सर पढ़ाएंगे, खूब मजा आएगा तुम लोग को। यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जाता। 2 घंटे पढ़ाएंगे, बाप रे, एक और पाठ खत्म होगा। C61 H96 96 और O6 प्लस 145 O2 रिएक्शन हो 102 CO2 प्लस 98 H2
प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर सांस गुणांक निकालेंगे, यानी रिस्पायरेटरी क्वार्टेट। तो क्या होता है बताओ सब लोग मिलकर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऊपर रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 102 है, हाई आपके 145 है, 0.7 आपका आंसर। भाग दे दो है ना 102 में, किससे 145 है, तो भाग देंगे 0 बार में, 7 बार में लगेगा, 7 बजे 35, 7 से 28 बार, 7 बजे 7 31, 7 बजे 7 10, तो 10.7 आ जाएगा लगभग। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या सीखे तुम लोग इसके बारे में कुछ बोलिए, कोई दिक्कत? कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न आपको हम बता देते हैं, लिखा गया सबका? तुम और इधर घसक जाते तो साफ दिखाई देता, पिछुआरे बैठते हो तुम, मिटाए। चलो हाँ चलो, एक हेडिंग बना लो, हेडिंग का एक प्रश्न बनाओ। प्रश्न ये है, श्वसन के प्रत्येक चरण में ऊर्जा मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है? श्वसन के प्रत्येक चरण में मुक्त हुई ऊर्जा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? देखो आपको बता दें कि बहुत महत्व है। श्वसन की जब क्रिया होती है तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग, जो भी मान ऊर्जा मुक्त होता है इसका उपयोग हम लोग एटीपी के निर्माण में प्रयोग करते हैं। बात समझ मिला है? प्रश्न ये देखो ना, पेज नंबर है तुम्हारा 100 पर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं मिला क्या? हाँ तो वही बात है। तो देखो, जो श्वसन के प्रत्येक चरण में मुक्त हुई ऊर्जा का क्या महत्व है, ये प्रश्न देखो समझो इधर। श्वसन की क्रिया जब संपन्न होती है ना, तो श्वसन में क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग एटीपी निर्माण में करते हैं। एटीपी का निर्माण, इसी को हम लोग ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है इसका उपयोग हम लोग एटीपी के निर्माण में करते हैं। तो लिख लो, उत्तर में लिख लो, श्वसन की क्रिया में जो ऊर्जा मुक्त होती है इसका उपयोग एटीपी के निर्माण में किया जाता है। एटीपी के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग एटीपी के निर्माण में किया जाता है। अब आपको प्रश्न देते हैं, लिख कर मिला आपको? पहले आपका होगा इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी लोग जानते होंगे ऑक्सीजन श्वसन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है ना तो ऑक्सी श्वसन होता है, और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो अनॉक्सी श्वसन होता है। ये जरूर याद रखना कि कहाँ श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं उस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव पड़ता है तो आपका एकदम पड़ता है। जब वह प्रक्रिया सांस की उपस्थिति में, माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दिखा सकता है ना, माने आप कह सकता है कि जब लिखा जाएगा। चलिए दूसरा आता है। दूसरा आपका है तापमान। क्या होता है? तापमान। अच्छा देखो, सब लोग याद करना, टेम्परेचर कहते हैं। तापमान का भी श्वसन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं ना वैसे वैसे श्वसन की क्रिया भी क्या होती है? बढ़ जाती है। लगभग जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं
तो जो श्वसन की क्रिया होती है 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है, माने 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। टेम्परेचर को बढ़ाइए, जब 10 डिग्री हम लोग बढ़ाते हैं तो श्वसन की क्रिया 2 से बढ़ कर 2 कितना होती है 5 हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड है ये। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बताओ श्वसन की क्रिया में क्या प्रभाव डालेगा? हाँ, घटा देगा ना। अरे भाई श्वसन की क्रिया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो श्वसन की क्रिया घट जाता है, घटाते हैं तो बढ़ जाता है। जल होता है, जल, अच्छा जल श्वसन की जल की आवश्यकता होती है ना, तो जल की उपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया बढ़ जाती है, कम हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति भी आप जानते होंगे, प्रकाश की उपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया प्रभावित होती है कि नहीं होती है बताओ? हाँ देखो, परंतु दिन में ताप बढ़ने श्वसन मतलब श्वसन की क्रिया दिन में तेज होती है, कहें कि तापमान अधिक होता है, समझ रहे हो। उसके बाद से संदमक वगैरह है, कुछ श्वसन की क्रिया को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ माने कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा श्वसन की क्रिया क्या करता है? कम कर देता है। क्या कम करता है तिवारी जी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन आपको चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन क्रिया कम हो जाता है। अनुपस्थिति होता है, माने जब कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थित होता है तो ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो उसकी क्रिया उसमें क्या आती है? बढ़ जाती है। ये सब आपके श्वसन संबंधी बातें। तो ये क्वेश्चन आपका था सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 और 3rd नंबर